हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी पॉइंट। जैसा कि हमने सिलेबस में पढ़ा था, हमारा पहला चैप्टर था मोशन। तो आज हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब मोशन क्या होता है, इससे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और क्या सिलेबस में, क्या आपके सिलेबस में मेंशन है और क्या आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ये सब बारे में पढ़ेंगे। अब मोशन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद टाइम with respect to an observer, then this object is said to be in state of motion for that observer। अब हमें मोशन पता है, जैसे भी कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन जब कोई उसको ऑब्जर्वर देख रहा हो, ऑब्जर्व कर रहा हो, देन दिस ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन फॉर दैट ऑब्जर्वर। तो हम ये बोल सकते हैं कि उस ऑब्जर्वर के लिए वो चीज़ है मोशन में, इसे हम बोलते हैं मोशन। अब मोशन को हमने दो कैटेगरीज में बांटा है, जैसे यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। डेफिनेशन से ही क्लियर है कि यूनिफॉर्म मोशन में होता है कि ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में, ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे नीचे लिखा गया है, जैसे 1 सेकेंड में हम 2 मीटर चलते हैं, नेक्स्ट 1 सेकेंड में फर्दर 2 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकेंड में फर्दर 2 मीटर, ऐसे करते करते हम क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल टाइम इंटरवल में। नेक्स्ट वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन दिस मोशन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। लेकिन इसमें डिस्टेंस क्या होगा, अनइक्वल लिखा है। जैसे हम 1 सेकेंड में 2 मीटर चल रहे हैं, 1 सेकेंड में 4 मीटर चल रहे हैं, 1 सेकेंड में 1 मीटर, उसके बाद 3 मीटर, मतलब वेरी कर रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस जो है एक जैसा नहीं है, इसलिए लिखा है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अब नेक्स्ट की, जैसे हम ग्राफ है, नीचे हमने ग्राफ देखा है, हम पोजीशन टाइम ग्राफ लेते हैं। अगर हम रेस्ट में देखा जाए तो टाइम अगर चेंज हो रहा है, यहाँ पे टाइम पे क्रॉस लगा है, यहाँ पे अगर टाइम चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन वही रहती है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे पोजीशन वही है, तो इसको हम बोलते हैं रेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखेंगे। यहाँ पे पोजीशन और टाइम ग्राफ के बीच में हमारा टाइम भी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे हमारी पोजीशन भी चेंज होती जा रही है, तो लेकिन हो कैसे रही है, यूनिफॉर्मली, इसलिए इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट हम तीसरे बात करते हैं, यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है नॉन यूनिफॉर्म के लिए। नॉन यूनिफॉर्म इसको इसलिए कहा गया है कि टाइम तो इक्वल है, यहाँ टाइम लगा, उसके बाद जितना टाइम यहाँ से यहाँ, इतना ही टाइम यहाँ से यहाँ, टाइम तो इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस कौन सा वेरी, डिस्टेंस कैसा कर रहा है, वेरी, अनइक्वल। जैसे यहाँ डिस्टेंस आप मान लो 5 है, तो यहाँ डिस्टेंस कितना होगा, 10। इसलिए इसका थोड़ा सा ग्राफ कैसे बनता है, कर्व की शेप में बनता है, इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये याद रखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको सीधे ग्राफ देके ऑप्शनली पूछा जा सकता है कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ कौन से हैं। नेक्स्ट है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसमें मैंने टाइम एक ही रखा है और इसमें पोजीशन दोनों बदल दी हैं। क्या ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि टाइम वही रहे और पोजीशन अलग अलग हो? तो ये है, ऐसा कभी भी नहीं होता, इट इज़ नॉट पॉसिबल, नो। क्योंकि आपको भी पता है, क्या एक ही समय पे कोई एक चीज़ दो जगह हो सकती है, नहीं, इसलिए ये ऐसा कोई ग्राफ वेरी नहीं करेगा। नेक्स्ट है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जैसा कि हमारे सिलेबस में मेंशन था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, 1D मूवमेंट यानी 1 डायमेंशनल मूवमेंट वेयर एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अलोंग विद फिक्स्ड पाथ, स्ट्रेट पाथ, represented by a single axis, x axis or y axis.
इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वेरिंग वेलोसिटी। सिंपल सी बात है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन मतलब जब मोशन जो है हमारा 1D होगा, 1 डायमेंशन में होगा और एक फिक्स स्ट्रेट पाथ में चलेगा, या फिर एक्स एक्सिस में या फिर वाई एक्सिस में, इसको हम बोलते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और इसमें हम पढ़ने से पहले हमें पोजीशन का, डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, वेरिंग वेलोसिटी, मतलब इसको सभी को डिस्कस करना पड़ेगा। तो हमारा पहले जैसे क्वांटिटीज़ है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे दिया गया है डिस्टेंस क्या होता है, जैसे हमारे पास ये कोई एग्जांपल ए से लेके बी तक डिस्टेंस कवर करा, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ई तक, ई से ए तक। तो डिस्टेंस होता क्या है, द सम ऑफ पाथ लेंथ। डिस्टेंस होता है सम ऑफ पाथ लेंथ, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई टू ए, सभी को ऐड करके हमारा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या निकलता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसमें आएगा हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। माना हमारे पास कोई पॉइंट है, ए से लेके बी तक ट्रैवल कर रहा है, वहाँ ही कोई पॉइंट है बी से सी तक ट्रैवल कर रहा है। अगर हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए बोली जाती है तो हम ए से सी तक जितना शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करेंगे उसको उसकी डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब यहाँ पे नोट करने वाले पॉइंट हैं, जैसे कि अगर हमारा डिस्टेंस 0 है तब हमारी डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमने एस से डिनोट किया है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगी। ज़रूरी नहीं डिस्टेंस कवर करने से, मान लो कि डिस्टेंस हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है तो उसका डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा 0, तो फर्दर उसकी डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी 0। लेकिन अगर ये नोटेबल पॉइंट है, लेकिन हमारी अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, देन डिस्टेंस मे और मे नॉट बी 0, कि हमारी डिस्टेंस अगर हमारा 0 है तो डिस्प्लेसमेंट फर्दर 0 होगी। लेकिन अगर हमारी डिस्प्लेसमेंट 0 है देन डिस्टेंस मे और मे नॉट बी 0। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकता है। उसके बाद फर्दर डेरिवेशन, रेशो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और ये इस तरीके से पूछा जा सकता है, रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट हम फर्दर इसमें क्या करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के भी चांसेस हैं। फर्स्ट वन, डिस्टेंस क्या होता है, सम ऑफ पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब हमारा डिस्टेंस है पॉजिटिव और 0। 0 किस पे होगा, जब वो रेस्ट पे होगा, दोनों हो सकते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, ये तीनों होंगे। डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। एसआई यूनिट क्या होते हैं डिस्टेंस के, मीटर। डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर। और डिस्टेंस हमारा क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट, जो पाथ पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। और हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट। ये पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेना अच्छे से। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज़, कि अगर डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के बीच में, वो इनफाइनाइट वैल्यू वेरी कर सकते हैं। यानी इनफाइनाइट मतलब सिंपल सी बात है, आप 2 पॉइंट ले लो, मतलब जगह ए से बी तक जाने के लिए उनके कहने का मतलब ये है, आप एक रास्ता फॉलो कर सकते हो, दूसरा भी फॉलो कर सकते हो, तीसरा भी, चौथा भी, ऐसे इनफाइनाइट। लेकिन हमेशा याद रखना डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ और सिर्फ यूनिक होती है, आप सिर्फ एक ही पाथ फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्पीड। स्पीड यहाँ गिवन है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। स्पीड क्या होती है, स्पीड हमें ये बताती है कोई ऑब्जेक्ट जो है कितना फास्ट मूव कर रहा है, उसे बोलते हैं हम स्पीड। अब स्पीड क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये याद रखना आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमेशा क्वांटिटीज़ पूछ ली जाती हैं जिसमें कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। सो याद रखना, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है
अब स्केलर और वेक्टर से यहाँ क्या बताया जा सकता है? स्केलर वो होता है जो हमें डायरेक्शन नहीं बताती, जबकि वेक्टर है हमें डायरेक्शन भी बताती है। यहाँ पे एसआई यूनिट क्या है इसकी? मीटर पर सेकंड, और स्पीड के साथ ही एक एवरेज स्पीड आती है जिसको हमें ऐसे डिनोट करते हैं, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ये दो फॉर्मूले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस पे हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आपने प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे भी होंगे। इफ़ डिस्टेंस सेम देन, अगर डिस्टेंस सेम है तब क्या होगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इफ़ टाइम सेम देन, अगर टाइम सेम दे रखा है तो v1 प्लस v2 अपॉन 2। इस पे हम फर्दर क्वेश्चन करेंगे, तब आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। नेक्स्ट वन इज़ दिस स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व गिव स्पीड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो स्लोप होगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच में वो हमें क्या देती है? स्पीड। एंड एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस। जो एरिया होता है स्पीड टाइम ग्राफ के बीच में वो डिस्टेंस देता है। नेक्स्ट इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन। वेलोसिटी में स्पीड भी आती है हमारी, डायरेक्शन भी आती है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था क्वांटिटीज़ में कि जैसे जो वेक्टर क्वांटिटी है वो हमें डायरेक्शन भी देती है, इसलिए वेलोसिटी कहीं ना कहीं स्पीड से अपोजिट। जैसे स्पीड स्केलर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी, जो हमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों देती है। यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। कोई भी वेलोसिटी हमें ऑब्जेक्ट के बारे में, ये उसकी स्पीड के बारे में बताती है, साथ ही साथ में उसकी डायरेक्शन भी बताती है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कांस्टेंट देन इट्स वेलोसिटी मे और मे नॉट बी कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर स्पीड हमारी कांस्टेंट होती है ना तो वेलोसिटी मे और मे नॉट बी कांस्टेंट। सिंपल सी बात है कि अगर हम यहाँ पे एक चीज़ स्पीड को कांस्टेंट कर देते हैं लेकिन डायरेक्शन तो बचती है ना, इसलिए ये वेलोसिटी जो है वो पूरी तरह से कांस्टेंट नहीं हो पाती, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और ऐसा यूनिट क्या है इसकी? मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। नेक्स्ट इज द एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम गिव्स डिस्प्लेसमेंट। इसको आप सीधे से भी निकाल सकते हो, जैसे आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और उसने आपसे एरिया पूछा है तो एरिया आप ऐसे भी कर सकते हो, वेलोसिटी टाइम पूछा है, यहाँ से वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो टाइम के साथ, एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जैसे कि आपको पता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन में हमेशा यही नहीं होता कि स्पीड बढ़ी तो एक्सेलरेट होगी चीज़, नहीं, इसमें तीन चीज़ें चलती हैं, स्पीड का बढ़ना, स्पीड का घटना और चेंज इन डायरेक्शन। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक्सेलरेशन के लिए। अब पॉइंट है नोट करने वाला, इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कांस्टेंट देन इट्स मोशन मे और मे नॉट बी कांस्टेंट। अगर बोलते हैं स्पीड ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट होती है तो मोशन में और मे नॉट बी कांस्टेंट, जैसा हम वेलोसिटी के केस में पढ़ के आए। यहाँ पे एक्सेलरेशन की डेरिवेशन क्या होती है? डेल्टा वी अपॉन टी। अब डेल्टा वी को, वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकंड, और टाइम सेकंड से, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की यूनिट बन जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इफ़ वेलोसिटी कांस्टेंट इट्स एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखा है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर ये चीज़ ही कांस्टेंट कर देंगे, वेलोसिटी ही
तो हमें पता है टाइम में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ये सब ज़ीरो कांस्टेंट है, यानी ये ज़ीरो हो जाएगी तो हमारा एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, मूव करेंगे फर्दर इक्वेशन ऑफ मोशन पर। अब जैसे हमें पता है, हमने क्लास +1 में भी देखा है, इक्वेशन ऑफ मोशन की कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे फर्स्ट है v=u+at, यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये डिस्टेंस के लिए है। एस ए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस इक्वल, जहाँ पे एक्सेलरेशन ना गिवन हो, s=u+v/2 इंटू टी। और फाइनल वेलोसिटी के लिए v²=u² + 2as, डिस्टेंस फॉर nth सेकेंड। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है। डिस्टेंस फॉर nth सेकेंड u + ½ ऑफ a इंटू 2n-1। इससे बाद हम नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम फिगर से थोड़ा सा पढ़ेंगे। सपोज करो आपने एक बॉल को हिट किया ग्राउंड से, आप उसको हिट करते हो तो वो इनिशियल वेलोसिटी u से ऊपर को जाता है और एंगल ग्राउंड के साथ एंगल बनाता है थीटा। एक समय बाद वो एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा जिसको हमने h से डिनोट किया, और वो फर्दर वहाँ से उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, और करते करते वो एक ग्राउंड के साथ टच कर जाएगा, रीच कर जाएगा। तो जहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट था और जहाँ से उसका फाइनल पॉइंट था उसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज r से डिनोट करते हैं। और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, जो आ जाते हैं पेपर में। फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज थीटा कितना गिवन है, 45, यही इसकी वैल्यू रहती है, थीटा होता है 45। फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा कितना है, 90 डिग्री। ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ये इस लाइन का मतलब है जो ट्रैजेक्टरी है प्रोजेक्टाइल की वो है पैराबोलिक। नेक्स्ट जैसे हम प्रोजेक्टाइल में ही पढ़ रहे हैं, इसके हमारे पास 3 फॉर्मूले बनते हैं, रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। इससे न्यूमेरिकल बन सकते हैं और आपसे सीधे सीधे रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट भी पूछ सकते हैं। रेंज किसके इक्वल होता है, u² sin2θ/g, हाइट u² sin2θ/2g, टाइम ऑफ फ्लाइट t = t1 t2। यहाँ पे t1 और t2 क्या है, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं उसको बोलते हैं t1, यानी टाइम ऑफ एसेंट। जब हमारा बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट है नीचे आता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। t1 अब t2, इनका जब टोटल देखें तो ये होता है 2u sin θ/g। और अगर हम टाइम ऑफ एसेंट बोला हो, टाइम ऑफ डिसेंट अलग अलग बोला हो निकालने के लिए, तो अब हम उसको वैल्यू लिखेंगे t = u sin θ/g। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर एंगल थीटा एंड 90 - थीटा हॉरिजॉन्टल रेंज रिमेन सेम, हॉरिजॉन्टल रेंज रिमेन सेम रहती है। नेक्स्ट हमारे रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, हमेशा याद रखना कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो सेंटर के साइड लगती है और हमेशा ही अपने बाकी मोशन को बैलेंस में रखने के लिए लगती है। जैसे कि एग्जाम्पल है प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द सन, कोई भी प्लैनेट है वो ऑर्बिट करता है सन के अराउंड, लेकिन ये तो नहीं है कि वो सन के साथ ही बिल्कुल जाके चिपक जाता है। प्लैनेट क्या करते हैं, सन के साथ दूरी मेंटेन रखते हैं और इनवर्ड मतलब सेंटर की तरफ फोर्स लगाते हैं। टर्निंग अ कार, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ऐसे जो एग्जांपल्स हैं वो आपके सीधे सीधे पेपर में पूछे जा सकते हैं। और इसके लिए डेरिवेशन क्या होती है, Fc = mv²/r। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये एक स्यूडो फोर्स होती है, मतलब आभासी बल होता है जो कि हमें लगता है कि केंद्र की तरफ लग रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये थोड़ा केंद्र से बाहर की तरफ ही
लगता है, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि वो सेंटर की तरफ लग रहा हो, और इसे स्यूडो फोर्स इसलिए बोला गया है। जैसे हमारी वॉशिंग मशीन में लगने वाला मैरी गो राउंड्स राइड्स हो गया, बटर इज़ सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क। ये इम्पॉर्टेंट है, हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मोस्टली ये देखा जाता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये एग्जांपल, बटर इज़ सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क, विच इज़ द एग्जांपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इफ़ अ ड्राइवर डिक्रीज द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, द एक्सेलरेशन बाय द कार इज़। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी है और फाइनल वेलोसिटी दी है और टाइम दिया है 5 सेकेंड। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे। v इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी, यू प्लस ए टी सॉरी। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 10 है, इनिशियल 25 है, प्लस एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, इंटू 5, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन निकालना है। अब ये 10 है, 25 यहाँ पे आ गया, ये 5 नीचे, इक्वल्स टू ए। अब डिवाइड करके -3 हमारा एक्सेलरेशन आ गया। आपको इसको ऑप्शन में रिटार्डेशन भी लिखा हो सकता है, रिटार्डेशन, विच इज़ अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर्शिया इज़ डिफाइंड बाय। इनर्शिया किसके द्वारा डिफाइंड किया था? न्यूटन फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट इज, इफ़ द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इंक्रीज विद टाइम, इट्स इंडिकेट दैट द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज़। अगर बोलता है स्लोप जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की इंक्रीज होती है टाइम के साथ, ये क्या इंडिकेट करता है? दैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़। आंसर इज इंक्रीज विद द टाइम। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में देखा गया है। नेक्स्ट, डिवाइस फिटेड एन ऑटोमोबाइल टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज़ ओडोमीटर। ये आपका डेली का बेस में आप जो चीज़ें देखते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आया हुआ पेपर में। नेक्स्ट इज, द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ऑफ सर्कल वुड बी। बोलता कोई पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस आर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। आपको पता है जैसे कोई सर्कल है, इसका रेडियस आर है, तो हमें पता है जब हम इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो हमारे पास कितना आ सकता है? 2πr आता है। तो इसने हमें क्या बोला है कि जब हम हाफ सर्कल को पार करेंगे तो हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? जब हाफ को पार करेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? 2r। नेक्स्ट है, विच कांट बी नेगेटिव। क्या नेगेटिव नहीं हो सकता? ये होता है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ होती है नेगेटिव, नहीं हो सकती नेगेटिव। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ गिवन सर्कल हैविंग रेडियस आर। बोलता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे गिवन रेडियस पे, जिसकी रेडियस कितनी होगी? आर। अब हमारे पास गिवन है रेडियस आर, डिस्टेंस हमारा क्या रहेगा? 2πr, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगी? 0, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुँचते हुए हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? 0, और डिस्टेंस हमारा क्या होता है? सम होता है। सो आई होप यू गाइज आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।